नाजरीन, वेलकम टू रुपया पैसा। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का तामीरी मुस्तकबिल और उसके साथ लिंक जोड़ेंगे एमनेस्टी स्कीम का। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि FPR के हालिया इकदाम की वजह से बिल्डरों में खलबली सी मच गई थी, फिर मामला तय हो गया। लेकिन मेरी अपनी नज़र में ये है कि अगर FPR की नज़रों में आप आ गए तो फिर उसके बाद उनकी नज़रों से उतरते नहीं हैं। तो ये मामला जो है बड़ा संजीदा और संगीन नौइयत का है। साथ ही साथ हमें यह भी अंडरस्टैंड करना है कि एमनेस्टी स्कीम के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। बैरूनी ममालिक से पैसे जब वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा तासुर है कि जनाब पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड होंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक और ट्रू प्रॉन्ग्ड इफेक्ट ये है कि पैसा जो है वो हमारी मार्केट में ज़ायद हो जाएगा, यानी अफरात ज़र भी होगी, महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमें ये तो पता ही है कि बैरूनी ममालिक से जितने भी पैसे आते हैं उसका मेजॉरिटी चाहे डिक्लेयर्ड हो अनडिक्लेयर्ड हो, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो रियल एस्टेट की तरफ भी आता है। इंडस्ट्री तो मैंने लगते नहीं देखी, इसलिए मैं गलत बात क्यों करूँ कि वो पैसा इंडस्ट्री में लग जाएगा। फिर अगर आप वैल्यूएशन डिक्लेयर करते हैं, सही वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, हुकूमत कहती है साहब हम इतने देकर आपसे ले लेंगे, खैर मेरे नज़दीक तो ये मुज़ायका खेज़ चीज़ है। लेकिन एनीवे इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं इस मुल्क के अंदर और हम भी खुश हो रहे हैं। भाई डीमोनेटाइजेशन जैसा कोई काम कर लो तो शायद मामला बेहतर हो जाएं। ये अजीब किस्म की चीज़ है कि रियल एस्टेट की एक तो प्राइसेस इन्फ्लेटेड हैं और वो भी ज़बरदस्ती बढ़ाई हुई हैं और फिर कह रहे हैं साहब वो लिख कर भी दो। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हनीफ गौहर साहब, ये साबिक चेयरमैन आबाद हैं और इनके साथ गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी कि एमनेस्टी स्कीम के नतीजे में बिल्डर और जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनकी बातें खिल गई, मुस्कुरा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जहन ये कहता है कि ये मसाइल का आगाज़ है, इख्तिताम नहीं। और ख़ुशी की वजह नहीं बल्कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम हुकूमत आसानी से नहीं करती। तो यहाँ पर हनीफ गौहर साहब मैं चाहूँगा थोड़ा इस इशू को एड्रेस करें कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है ख़ास तौर पे ये आपको किस तरह से बेनिफिट कर रही है, जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और इन एक्चुअलिटी इसका बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो किस तरह से आपको कहीं से बेनिफिट करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक एमनेस्टी स्कीम की बात है वो यकीनन कि एमनेस्टी स्कीम में ना सिर्फ आबाद बल्कि पूरी बिज़नेस कम्युनिटी कई महीनों से कोशिश कर रही थी कि एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में राइज की जाए ताकि जो ग्रे एरिया में पैसा पड़ा हुआ है वो मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो पैसा आ जाए। तो यकीनन तमाम एसोसिएशंस की, आबाद की, फेडरेशन की, चैम्बर्स की, तमाम लोगों की गुफ्तो शनीद मुख्तलिफ इदारों के साथ, FPR के साथ, जनाब हारून अख्तर के साथ कई महीनों से जारी थी और आखिरकार गवर्नमेंट ने जाते जाते ये कदम उठाया और आज मैं समझता हूँ कि तमाम तिजारती बरादरी के अंदर ये खुशी की लहर है कि कम से कम 2 महीने पहले हुकूमत ने ये ऐलान किया और ये सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि अब पाकिस्तान में जितना ग्रे एरिया का पैसा है या मुल्क से बाहर है वो तमाम आप डॉक्यूमेंटेड कर दें, आप डिक्लेयर कर दें। और मैं समझता हूँ कि ये जो अमाउंट उन्होंने जो बाहर से जो डॉलर्स पे 2% कहा है और बाकी 5% के लिए कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मशावरती अमल मुकम्मल करने के बाद, तमाम ताजर बरादरियों से मुकम्मल करने के बाद इसको ऑर्डिनेंस को जारी किया गया। लेकिन हनीफ साहब मेन एम ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी फाइनेंशियल और मॉनेटरी प्रिवेसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और मेरा अभी भी ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे सही तौर पर, क्योंकि हुकूमत का क्या पता, आपको पता है हालिया ख़बरें जो आ रही हैं, अब हो सकता है वक्त के साथ साथ नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाए। आपने भी शायद यही सोच के थोड़ा बहुत सियासत की जानिब भी रुख किया था, शायद आपका फैसला दुरुस्त निकल आए, हालात आगे जाके बदल जाएं। लेकिन अगर ये सब बदल जाता है तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी तब्दील हो जाएगी हनीफ गौहर साहब, और फिर आगे जाके FPR हो सकता है आप पे इस बात पर भी हाथ डाल दे कि भाई इतना सारा कुछ आया कहाँ से। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आइंदा कोई भी ताजर बरादरी और इंटरनेशनल दुनिया के लोग किसी भी हुकूमत पर भरोसा नहीं करेंगे। जब भी ये ऑर्डिनेंस आएगा तो यकीनन उसे अपोज करेंगे। तो मैं नहीं समझता, ये पॉलिटिकल स्टंट ज़रूर हो सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, लेकिन अगर मुख्तलिफ लोगों ने और बाकी जो दीगर ममालिक में जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी हैं वो सब के सब पैसा अपना डिक्लेयर कर देते हैं और प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं, मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता दोबारा कुछ इस किस्म का इशू उठ सके।
डोंट यू थिंक इट इज़ बिट अनफेयर कि हमारे मुल्क के अंदर कमाया गया सरमाया लोगों ने ले जाकर दूसरे ममालिक में स्टैश कर दिया और आज उनको जो है फ्री और फ्रीडम दी जा रही है कि वो उसी पैसे को वापस ले आएँ, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सर कुछ तो ज़मीर मलामत करता होगा। नहीं सर, मैं आपको उसकी आप गुज़िश्ता आप 25 सालों में चले जाएं, 30 सालों में चले जाएं, अगर आप ओवरऑल हम मुल्क की बात करते हैं, खुसूसन हम कराची की बात करते हैं, आप ये देखें कि कराची में पिछली 3 दहाइयों से कराची का क्या हाल था। कराची में यहाँ पे खून की होली की जाती थी, 20 से 25 लाशें गिरा करती थी। और आप ये देखें कि जिस दिन 20 लाशें जो है तो गिर जाएं, तो अगर अगले दिन 18 हुई तो हमारे इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग कहा करते थे कि आज का स्कोर कम है। तो हमने कराची के लोगों ने तो खुदा ना खास्ता वो वक्त भी देखा है। अब आप ये देखें कि उस वक्त में अपने बच्चों को बचाने के लिए, वर्थ को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बाइसे मजबूरी इस मुल्क से खुद भी गए और अपने सरमाए को भी लेकर गए। लेकिन खुदा न खास्ता उस सरमाए को आप ब्लैक इकॉनमी नहीं कह सकते, वो यकीनन इसी कारोबार से कमाया हुआ सरमाया है। आप ये देखें नहीं तो पैसे तो मुख्तलिफ ज़राए से भी बाहर गए ना, लांचों में भी गए, लोगों के ब्रीफकेसों में भी गए, खूबसूरत लोगों के ब्रीफकेसों में भी गए, तो फिर इसके माने ये है कि फिर सबको इजाज़त देते सब वापस लें। हम बिल्कुल अपोज करते हैं कि जो लांचों के पैसे की आप बात कर रहे हैं, खूबसूरत लोगों के पैसों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ड्रग माफिया को सपोर्ट नहीं करते, हम करप्शन के पैसों को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी भी ऐसे तरीके से पैसा कमाया हुआ जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ हम उसे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, हम पाकिस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हमारी पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस है। आबाद जो है तो पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है और आबाद में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग टैक्स पेयर हैं और बाकायदगी से टैक्स देते हैं। और जो भी प्रॉपर्टी जो कानून के मुताबिक गवर्नमेंट ने रेट अलाउ किया हुआ होता है उसके मुताबिक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसी के मुताबिक सारी बातें जो है हजम करने के लिए दवा खानी पड़ेगी। आप ये देखिए, आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं और आपका दिल भी शायद इसके साथ हो बात के, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हजम नहीं हो रही है बात। देखें, आप कारोबार नहीं करते, इस वजह से आपको हजम नहीं हो रही। हम कारोबार करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना टैक्स देते हैं, आपकी सैलरी पे कितना टैक्स कटता होगा, लेकिन हम पाकिस्तान को इस वक्त भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और हमने इस एमनेस्टी स्कीम को कबूल किया और हम पाकिस्तान की GDP को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं पाकिस्तान की, इसीलिए हम इस एमनेस्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम सपोर्ट के साथ हमें FBR से गिला भी है कि आप ये देखें कि जो 5 ऑर्डिनेंस जारी होने थे उसमें से 4 ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो आबाद से रिलेटेड ऑर्डिनेंस था जो कि 2% जो टैक्स था फेडरल गवर्नमेंट का वो रिड्यूस किया गया और 1% टैक्स जो है एडजस्टेबल किया गया, हमने उसे वेलकम कहा। नहीं तो मैं पीस मील इस चीज़ को आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, रेट्स, वैल्यूज़, ये एक बहुत मेजर इशू है। आपका ख्याल है हुकूमत इतनी मासूम है, आज आप लोगों को रैशनलाइज करके दे देगी रेट, कल आपके ख्याल से आपकी प्रॉपर्टी मार्केट और प्रॉपर्टी बिजनेस फ्लरिश करेगी तो दोबारा से इन चीज़ों को जो है अपने पास रख कर और उसके ऊपर परसेंटेज बेहतर नहीं कर सकती। फिर अपनी कमाई भी तो देखनी है गवर्नमेंट ने। CGT का मामला आया, देखें प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी हिट हुई। आप लोगों के लिए तो प्रॉपर्टी मैं कहूँगा एज ए रॉ मटेरियल इनपुट ट्रीट करेंगे, लेकिन बाकायदगी से अगर देखा जाए इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट बिजनेस भी होता है, उन लोगों के कारोबार पे हर्ज जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप डिक्लेयर करेंगे, कल गवर्नमेंट परसेंटेज बढ़ा देती है, फिर आप क्या करेंगे? इसकी एश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट उसके टैक्स रेट के ऊपर कोई जो है वो एक कैप लगा देगी, या है? आप अली साहब ये देखें कि जो आप दीगर लोगों की बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए वक्त दिया गया है 30 जून तक। अगर आपकी बुक में पैसा वाइट नहीं है तो आप 30 जून तक 5% गवर्नमेंट को देकर अपने पैसे को वाइट करा लें। इससे पहले भी देखें पाकिस्तान में भी कई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई हैं और बाकी भी दीगर ममालिक में भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई हैं। खुदा ना खास्ता कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा गवर्नमेंट टैक्स एमनेस्टी स्कीम को लॉन्च करे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। एक अमेरिकन आएगा, यहाँ पे तो लोग पॉश एरियों की बात करते हैं ना,
तो पॉश एरिया के अंदर वो देखेंगे कि 500 गज ज़मीन जो है आपके मुल्क के अंदर वो 6 करोड़ रुपए की है या 5 करोड़ रुपए की है, तो पहले तो वो फिर उनको हैदराबाद से जाकर अपना दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि एक मुल्क ना जहाँ पानी है ना बिजली है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये उसको डिक्लेयर करने के लिए भी तैयार हो गए। इसका जवाब आपसे लूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम हनीफ गौर साहब के साथ, जो कि साबिक चेयरमैन आबाद है। इनके साथ बात यही हो रही थी कि जनाब वाला, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर कहता है कि जैसे पिछली दफ़ा आप FBR के पास गए थे, उन्होंने आपको बड़े प्यारे प्यारे पापे खिलाए, बड़ी अच्छी चाय पिलाई, काम अपने मतलब का करा लिया, आप लोगों को जो है वो मतलब लॉलीपॉप देना अब जो है वो हुकूमत की आदत हो गई। अब तो बंदा भी लॉलीपॉप बनाने वाला ही रखा है, वो देता भी आगे लॉलीपॉप है, काम भी उसका लॉलीपॉप बनाने का है। तो बुनियादी तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर कहीं जाल में फंस ना जाओ, ऐसे शायर कहते हैं। दोबारा से जाल में फंस ना जाइएगा, कहीं फंस गए तो इस दफ़ा छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा अगर डिक्लेयर कर दी प्रॉपर्टी वैल्यू तो फिर उसके बाद देयर इज़ नो रिवर्स और रिवाइंड बटन हियर। जी देखिए, मैं तो अली साहब ये समझता हूँ कि आपने तो तहिया शायद कर लिया है कि ये इस टैक्स एमनेस्टी को ना मानना, ये जो आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है। देखें कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी अगर मुल्क के बेहतरी में हो तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए, और हम एज अ बिजनेस कम्युनिटी भी इसी वजह से उसे तस्लीम कर रहे हैं। भाई, अफराद की बेहतरी कंटेस्ट ही लोग ये कर रहे हैं ना कि ये चंद अफराद की बेहतरी के लिए या अवाम की बेहतरी के लिए नहीं, इसके साथ सिर्फ एक चिमटी हुई लॉलीपॉप है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जी 1 लाख रुपए माहाना जो लोग तनख्वाह कमाते हैं उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। बाकी और कोई चीज़ अवाम के लिए नहीं है, इसके साथ सिर्फ लॉलीपॉप एक लगी हुई है छोटी सी। उस 1 लाख को 12 लाख पे लेकर गए। पहले 1 लाख तक का था कि टैक्स एग्जेम्पशन, नहीं महाना ओके, साल का 12 लाख रुपए सालाना। जी हाँ, यही बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी गवर्नमेंट का बेहतर इकदाम है, क्योंकि जो पहले जो रेट रखा गया था, यकीनन कि एक भी मुतवस्सित तबके के भी लोग भी उससे ज़्यादा टैक्स नेट में आ जाया करते थे। तो यकीनन हुकूमत ने सोच कर रखा होगा। इस पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने लातादाद मरतबा अपने प्रोग्राम्स में इस बात की तशरीह की कि ये हमने क्यों किया है, और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हमारी उनसे मीटिंग है और इस बात की हम तफसील से उनसे गुफ्तगू भी करने जा रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता चलूँ कि जो लोगों के पास सरमाया नहीं है, जो प्लॉट ले रहे हैं, वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब आप ये बताएं कि ये कौन सा दुनिया का कानून है कि आप जो है जो ग्रे एरिया का पैसा या जो दूसरा पैसा है, आप सबसे ज़्यादा सेफ हेवन आपको जो नज़र आता है वो एक प्लॉट समझ अपने आता है कि आप उस प्लॉट को ओरिजिनल मार्केट पर क्यों नहीं ले सकते। हम तो समझते हैं कि ओरिजिनल मार्केट पर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए कि पहले आप ये कहते थे कि आपके पास टैक्स ज्यादा लगेगा, वो तो आज फेयर है ना। ओरिजिनल मार्केट प्राइस कहाँ रियल है? पिछली दफा आपने भी एक्नॉलेज किया था बहुत इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की। देखें कि पिछली दफा 2016 में एज अ चेयरमैन मैंने खुद तमाम मीटिंग्स की थी, और आपने फिक्स टैक्स रिजीम की जो बात की वो भी तमाम की तमाम मीटिंग्स हमारी चेयरमैन FBR के साथ और हारून अख्तर साहब के साथ, इसहाक डार साहब के साथ रही थी। और सॉरी, उसमें हमने उन्हें कायल किया था कि अगर आप ये करप्शन का सिस्टम जो आपके FBR के लोग करप्शन करते हैं, अगर आप उसमें से हमें निकाल दें और हमें फिक्स टैक्स रिजीम में लेकर आ जाएं, तो यकीनन जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो कई गुना जो है तो बढ़ जाएगा। टुडे और टुमारो दे विल आस्क यू अबाउट योर सोर्स। पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, सोर्स तो ज्यादातर बिल्डर इस वजह से परेशान है। देखिए सर, मैं जमीनी हकाइक पे बात करता हूं। एक बात मैं वो करूं, आपने तो बिल्कुल सियासी लीडरों वाली बात कर दी, ये भला होता है, वो अच्छा होता है, ये होता है, भला होता है। मेरे ख्याल सियासतदानों की सोहबत में ज्यादा बैठ रहे हैं आजकल, असरात उनके आप पर मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी, बहुत सारे बिल्डरों ने इन्वेस्टरों का पैसा लिया हुआ है जो इन्वेस्टर फाइलर नहीं है। लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स नॉट से कि दे हैव ब्लैक मनी और एनीथिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फाइलर नहीं होते, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम उनको भी शायद सही से मालूम नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन कर रहे होते। अगर उन पे हाथ जाएगा
तो फिर किस तरह से मैनेज होगा? ये भी तो रियलिस्टिक क्वेश्चंस है ना। आप ये देखें कि आप सिर्फ इस चीज़ को देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब को, उनको नाअहल करार दिया गया। तो आप ये देखें कि क्या इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है तो 62 ए या एफ की वजह से आज उन्हें नाअहल करार दिया गया है, तो क्या हम अपने इस मुल्क को सही सिमत की तरफ कभी ना लेके जाएंगे? आज हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है तो इतना एक्टिव हो गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ता। तो क्या जब प्राइम मिनिस्टर नहीं छूट सकता तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ऊपर के लोग हैं? यकीनन हमें भी अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर हमारी मुल्क की सिमत ठीक होने जा रही है तो हमें शाना बशाना अपने मुल्क तो के मफाद के लिए खड़ा होना चाहिए। फ्रेटर्निटी के लोग आपके साथ एग्री करते हैं इस बात पर? यकीनन तमाम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि तमाम बिजनेस बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगी सर, तो इतना कहां से जनाब आता है? उनके बैंक फाइनेंस करता नहीं है आप लोगों को, तो फिर कहां से पैसा आता है? उनके लिए वक्त, अली साहब आप इसी चीज पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों चीजों को साथ लाया गया है। 30 जून तक का टाइम दिया गया तो है। एमनेस्टी जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो 30 जून से पहले अपनी बुक में अपना पैसा वाइट करा लें। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमा कर रखा हुआ है और वो ग्रे एरिया का पैसा है, तो अगर आपने उसमें से 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया तो आपको क्या फर्क पड़ा? आपका 95 लाख तो फिर वाइट हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा टाइम है तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, हर किस्म के बिजनेसमैन को, खुसूसन बिल्डर्स को, उन सबको अपना अपना पैसा वाइट कराना चाहिए। वो सोच रहे हैं अभी सर जोड़ के, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सर जोड़ के सारे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये बात तो देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन अब हम इसके लिए लाहे अमल क्या तय करें? कोई टैक्स कंसल्टेंट से बात कर रहा है, कोई खामोशी से अपने जो रुफका है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, डिक्लेयर करें ना करें, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ये सब बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही? सोच तो रहे हैं ना इस बारे में? बातें तो आपकी होती हैं, बातें तो, एक घर में अगर आप लोग 5 भाई हैं तो आपके पांचों के जहन एक जैसे नहीं होते। उसमें से 3 भाई जो है तो मुत्तफिक होंगे किसी चीज़ पर और 2 भाई जो है तो मुत्तफिक नहीं होंगे। तो इसी तरह पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप ये समझें कि 100% लोग जो है तो किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए। आप यहाँ की बात कर रहे हैं सर, देखिए अभी बात ये कि महवर जो है कंस्ट्रक्शन का, जाहिर बात है हब कराची आप समझ लें, लेकिन रियल एस्टेट का तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टर है इन वन वे और दी अदर। घर जिसका भी है इन वन वे और दी अदर वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन पंजाब के अंदर लोग बहुत सोच रहे हैं कि भाई अब ये, पहले हम लोग जो हैं, आपको पता है सीजीटी की वजह से लोग वहाँ परेशान हो गए थे, तो अब इस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या फ्री फॉर ऑल वाला सिलसिला अगर हो जाता है, इट विल इन द लार्ज रन बेनिफिट द इकोनॉमी ऑल्सो? क्या मईशत पर भी इसके अच्छे असरात मुरत्तब होंगे? जनाब आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, यकीनन मईशत पर इजाफा होगा, आपकी इंटरनेशनली दुनिया के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इकॉनमी जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। तो आज आपकी इकॉनमी जब डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आपका जीडीपी रेशो आपका कम हो जाता है। लोग अपने लंदन के फ्लैट, अपने दुबई के फ्लैट, अपने शारजा के फ्लैट, अपने रासल खैमा के फ्लैट, अपने कनाडा के फ्लैट, अपने ह्यूस्टन के फ्लैट सब डिक्लेयर कर देंगे। जहां जहां पर भी देखें अली साहब, जहां जहां पर भी दुनिया में जिसके भी फ्लैट्स हैं, आज वो दिन आ गया है कि उनकी मजबूरी हो गई है कि वो डिक्लेयर करेंगे। एक लंदन के फ्लैट जो है तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर नहीं किए थे, तो आज उनको वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। तो कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इस मुल्क में बड़ा नहीं है कि शायद वो बच सके। नहीं, वो मामला अभी चल रहा है, जिस वजह से वो मामला भी चल रहा है। देखें, मामला नहीं चल रहा, मामला देखें आज आप देखें कि हमेशा के लिए जो तो उन्हें पाबंदी लगा दी गई है। अगर आज आपने खबर पढ़ी हो, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन पर हमेशा के लिए पाबंदी लग गई है कि वो आइंदा कभी भी जिंदगी भर जो है तो कोई ऑफिस बेरर नहीं बन सकते, कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आज ये बहुत तारीखी फैसला 60 सफ़हात के ऊपर आज आया है ये फैसला जो है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये देखें, अगर किसी मुल्क में प्रॉपर्टी है तो आज आपको डिक्लेयर करनी होगी। मैं आपको वजह बताऊं, वो इस वजह से कि हमारे 104 ममालिक के साथ एग्रीमेंट हो चुका है साइन। अब आपके साथ तमाम वो 104 ममालिक जहां जहां पर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके साथ तमाम शेयर करेगी कि कौन से पाकिस्तानी की कौन सी जगह पे बैंक अकाउंट है, कौन सी प्रॉपर्टी है। अब जब वो शेयर करेगी तो आप बच नहीं सकते, तो लिहाजा तो अजीब-ओ-गरीब किस्म का सिलसिला भी हो जाएगा। आपको पता है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पीछे भी बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे, लेकिन अब हो सकता है आप मुस्कुराएं अगर मैं इशारे से आपको बता दूं, शायद किसी
ऐसे सियासतदान का नाम जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। अगर कराची शहर के अंदर ही देख लें तो वो एक बहुत बड़े सियासतदान जिनका ताल्लुक ना कराची शहर से है, ना सूबा सिंध से है और ना किसी आसपास के पड़ोसी सूबों से है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाते हैं। अब आप आगे खुद ही इशारतन समझ गए होंगे। अब आप तो ये बहुत ज़्यादा बात की को, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क में भी नहीं रहते और उनका सियासत से ताल्लुक है, लेकिन वो लोग भी जो है वो रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं। तो किस हद तक जाएंगे भाई, किस हद तक जाएंगे कि लेवल पता होनी चाहिए ना अली हमें। साहब, रियल एस्टेट में पैसा लगाना कोई और बुरी कंस्ट्रक्शन बात में नहीं। भी अली साहब, रियल एस्टेट में पैसा लगाना अच्छी बात है। आप ये देखें कि एक वाहिद रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, स्पेशल खुसूसन इस पाकिस्तान में भी जाके देखें तो ज़राअत के बाद जो है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें मज़ीद मराद दें ताकि ये इंडस्ट्री फ्लोरिश हो सके और ये तरक्की कर सके, सवाल ताकि को आपने लोगों को बड़े जवाब मिल मजे सके। से आपने सिली मिडॉफ के पास खेल दिया। मैं इस सवाल को ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से पूछूंगा कि जनाबे वाला सिलसिला बड़े सियासतदानों पर भी जाता है, सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बाज़ शख्सियात भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है सामने नहीं आते। इसका जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में और बिलखुसूस इस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे एमनेस्टी स्कीम जो है लागू हो गई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि खुशी की एक लहर जो है वो जल्दी से दौड़ गई। किनके दरमियान? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड लोगों के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का ट्रेंड कम रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अनफेयरनेसेस हुई हैं, लेट्स बी वेरी एक्सेप्टिंग हियर, रिसेप्टिव हियर। इशू ये था कि इसको इंडस्ट्री के तौर पे तस्लीम नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनको रिजॉल्व नहीं किया गया, फाइनेंसिंग की सोर्स नहीं प्रोवाइड की गई। तो जाहिर बात है, यू कैन नॉट क्वेश्चन सच पीपल whom you are not facilitating as much, but of course the government feels कि इट्स अ गुड स्टेप। और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी जो वाबस्ता लोग हैं वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैंने वही कही कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट अफसर भी बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की जानिब आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे जब वो देखते हैं कि इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही होती है, बहुत सारे सरकारी अफसर वैसे ही खामोशी से, ऐसा मैंने सुना है कि अपने बिल्डर दोस्तों के साथ पैसा लगा देते हैं। और सियासतदानों का तो काफ़ी अरसे से मशहूर है इस मामले में। मैं चाहूँगा अनीफ गौर साहब इस चीज़ को एलेबरेट करें कि अगर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड जो लोग हैं उनको तो शायद इससे बेनिफिट उठाने का मौका ही ना मिले, फिर अगर वो इन्वेस्टर्स हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो बासर अफराद का बड़ा अहम रोल होता है, तो फिर वो कहाँ से अपने आप को सेव कर सकेंगे, क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे या चीज़ों को डिक्लेयर कर सकेंगे? देखिए, आप बजा फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों को जो ऑफिस बेरर्स हैं उसको इस एमएनसी स्कीम से बाहर रखा गया है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट अफसर है या कोई पॉलिटिकल जमात का आदमी है तो उसे कारोबार करने से मना कहीं पर भी नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने किसी न किसी दोस्त के साथ मिलकर, या क्योंकि बहुत अच्छे ख़ानदान के लोग जो हैं तो हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, लोग हैं कि जिनका ख़ानदानी बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है और वो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए जो है सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर उनके पास जो पैसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही का हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास पिछले अपने बाप दादा से पैसा चला आ रहा होता है, और वो लोग जो हैं यकीनन क्योंकि ख़ुद जब वो कारोबार करते हैं तो वो उतना वक्त नहीं दे सकते कि जितना वक्त कारोबार को दरकार होता है। तो इस वजह से वो किसी न किसी दोस्त के साथ मिलकर उस अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं कि जनाब कि आप इस प्रोजेक्ट में आप हमारी भी ये इन्वेस्टमेंट्स कर लें। तो यकीनन अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट्स दिखानी होती हैं तो हम उसकी वो कोई भी कारोबारी आदमी उसको दिखा देता है, वरना जो पूरा शो रन कर रहा होता है वो जो फ्रंट पर होता है, चाहे वो बिल्डर हो या डेवलपर हो या रियल एस्टेट एजेंट हो या कोई और कारोबारी आदमी हो, वो शो को रन कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस एमनेस्टी के ख़िलाफ़ जाएं या उसका जो पैसा है वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अब जो ये बड़ा अच्छा बड़े अरसे के बाद ये मौका मिला है, बहुत छोटे से अमाउंट के ऊपर ये एमनेस्टी स्कीम आई है, उन तमाम लोगों को अपना पैसा डिक्लेयर करना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। जहाँ तक रियल एस्टेट एजेंट्स की आपने बात की,
तो आप ये देखें कि वो पैसा हम तो ये बहुत समझते परेशान है, उनके चेहरे उतर गए हैं। हैं, हम तो ये समझते आप लोग खुश हैं, रियल एस्टेट एजेंट परेशान है। देखें रियल एस्टेट एजेंट क्यों परेशान है? क्या रियल एस्टेट एजेंट जो है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान आप की उनकी खुशहाली आमदन भी के लिए घेर काम लेंगे नहीं- ना, मतलब स्टेट इज गोइंग टू मेक श्योर कि उनसे भी टैक्स वसूल किए जाए जितने उन पर बनते हैं। देखिए टैक्स तो जो भी किसी के भी बनता है, जो गवर्नमेंट लगाए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो टैक्स हमें अदा करना चाहिए, चाहे वो बिल्डर एंड डेवलपर हों, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हों, या कोई भी कारोबारी दीगर सनत से मुंसलिक जो है तो लोग हों, हमें टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चैलेंजिंग इशू है, इसके ऊपर माजी में भी मैंने आपके साथ बहुत गुफ्तगू की है। वो ये है कि जनाबे वाला बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पर वो क्या करते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को एज अलॉटीज शो करते हैं ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं और बिल्डर के साथ ये डील कर देते हैं शुरू में ही, आगाज़ में ही, कि उनकी इन्वेस्टमेंट के एवज वो ये इतने यूनिट उनको अलॉट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर उनका रिलेशन एज इन्वेस्टर नहीं रहता, बल्कि एज अलॉटीज हो जाता है और उनके पास अलोकेशन लेटर आ जाते हैं या दीगर और भी जो भी दस्तावेज बिल्डर प्रोवाइड कर सकता है। अब आप ये देखें, अब आप इस ये सूरत में देखें- क्या सिचुएशन अराइज करती है? अब आप ये देखें कि वो जो पेमेंट हमें जब करते हैं तो अब वो हुकूमत यही चीज़ चाहती है कि जो हर अलॉटी हो उसका नाम डिक्लेयर किया जाए। अगर आपके इल्म में होगा तो एक ऑलरेडी सर्कुलर जारी हो चुका है कि तमाम लोगों की डिटेल्स जो है तो FBI मांग रहा है। तो हम लेकिन उस पर आपका एग्रीमेंट हो गया ना कोई उनके साथ, अब नहीं, दोबारा हमारी- मामले को, इशू को रिजॉल्व कर लिया। वो क्या रिजॉल्व किया ये तो समझाएं। देखें, वो हमारी FBI से बात हो रही है कि जब तक आपकी ये स्कीम मुकम्मल नहीं हो जाती, लोगों के पास डिक्लेरेशन के लिए अमाउंट आ नहीं जाता, अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर नहीं लेते, तो बिफोर टाइम जो है आप फिर हरासमेंट फैलाने जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो लोग हरास हो जाएंगे और जो ये इकॉनमी में हम जो रोल अदा कर रहे हैं वो खुदा ना खास्ता रुक जाएगा। तो वो बात चेयरमैन FBI को समझ आई है, जनाब हारून अख्तर साहब को समझ आई है, तो उन्होंने उन चीज़ों को टेम्प्रेरी हमारी बात सुनते हुए ब्लॉक किया गया है कि यकीनन आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जब ये 30 जून तक की एक डेडलाइन दी गई है, 30 जून के बाद इस मुल्क की तारीख बदलेगी और जितने लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे अपनी असासों को, चाहे वो मुल्क में असासे हों चाहे वो बैरून मुल्क हों, मैं समझता हूँ उनके लिए मुश्किलात होंगी। क्यों कि उनकी तमाम की तमाम लोगों की डिटेल्स FIA के पास मौजूद हैं, FBI के पास मौजूद हैं, NAB के पास मौजूद हैं। अब कोई ऐसा तरीकाकार बनाना पड़ेगा उन्हें कि वो अपनी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं हुकूमत के सामने डिक्लेयर करें, और अगर उनके पास पैसा बुक में नहीं है तो वो 5% पैसा देकर वाइट करा लें। बट लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हमारे मुल्क के अंदर में से सरमायाकार तबके के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बेशक होगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बाअसर अफराद के पास ज़्यादा पैसा है, सरकारी अफसरान के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। कभी कभार देयर इज़ ए कंप्लीट मिसमैच, ग्रेड 16 का अफसर इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा है जितना कोई वफाकी वजीर भी वैसा लाइफस्टाइल नहीं जी सकता है। ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। पानी की टैंकियों से भी पैसे मिले, आपको पता होगा। कराची से भी लोग पकड़े गए हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, जिनका ताल्लुक कराची शहर से भी नहीं, इस सूबे से भी नहीं, किसी और सूबे के सरकारी अफसरान हैं, और उनके पास से भी माल जो है बरामद हुआ है। तो सर हमारे मुल्क के अंदर तो करप्शन का पैसा बहुत ज़्यादा है। एमनेस्टी स्कीम को अभी भी डिफेंड किया जा सकता है या आपके ख्याल से इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये सरमायाकार तबके को, कारोबारी तबके को बेनिफिट पहुँचाए, करप्ट को बेनिफिट ना पहुंचाए? बिल्कुल, क्योंकि पैसा भी पानी की तरह है, जब फ्लो करेगा तफरीक कैसे करें? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा ठीक करने में ऐसे कोई बुराई तो नहीं है ना, अगर इसमें बेहतरी लाई जाए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये अलमिया है, और ना सिर्फ हमारे मुल्क का अलमिया है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का तकरीबन हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी ये अलमिया है। लेकिन उसी के लिए जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो काम कर रही है, जो एंटी करप्शन के इदारे काम कर रहे हैं, ग्रेजुअली आप ये देखें कि उन तमाम करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन होते जा रहे हैं। इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कि इतना एक्टिव रोल नैब अदा कर रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या दीगर कोर्ट्स हैं वो इतना एक्टिवली रोल अदा कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट आकर एड्रेस नहीं किया करते थे
कि वो आवाम से भी एड्रेस करें, वो अपने वकला से भी एड्रेस करें, वो अपने जजेस से भी एड्रेस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान 70 साल के बाद चेंज होने जा रहा है और इस अच्छे पाकिस्तान के लिए हम सबको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तब ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जहाँ तक करप्ट अनासिर की बात आप कर रहे हैं, यकीनन नैब उनके खिलाफ एक्शन लेगा, एंटी करप्शन यूनिट उनके खिलाफ एक्शन लेगा और ग्रेजुअली वो तमाम करप्ट लोग जो है कानून की गिरफ्त में आते जाएंगे। आज मिजाज, तबीयत और बयानिया थोड़ा सा तब्दील लग रहा है। आज कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, कुछ मामला मुझे सही नहीं लग रहे, लेकिन वो मुझे नहीं सही लग रहे ना। हो सकता है आपके लिए बिल्कुल सही हो, लेकिन आपके मेरे मिजाज के अंदर हमेशा से जो है वो एक जैसे कहें टकराव ज़रूर रहा है, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा है आपकी शख्सियत बिल्कुल मुलायम हो गई है। इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है अगर बिजनेस इंडस्ट्री और जिसे कहते हैं फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न एंड ऑफ कोर्स एन अंडरलाइंग बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो। यहाँ पर नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।